हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो बेटा आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज एक ही वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत के दो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपको पूरे में पूरे नंबर आपको दिलाने वाले हैं। तो अगर आपका अभी तक तैयारी शुरू नहीं है हिंदी की, तो बेटा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है बेटा बहुत ही नजदीक है। मिनिमम 2 मंथ आप समझिए कि सिर्फ आपके पास 2 ही महीने हैं, जिसमें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आपको रिवीजन भी करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या अभी से पढ़ करके हम 95+ या फिर 95% ला सकते हैं, तो बेटा जरूर ला सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और हिंदी को सिर्फ हलवा समझ रहे हैं। तो बेटा हिंदी हलवा सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, लिखने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हिंदी को भाई ऐसा ना समझिए। अगर आपने साल भर हिंदी नहीं पढ़ी तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, चलिए भाई आपको हिंदी सरल लगती है मान लिया, लेकिन बेटा लास्ट टाइम में आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया ना तो आपके 20% कम हो सकता है। बट आपको अगर टॉपर बनना है, 95+% आपको लाना है, तो हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आप अदर सब्जेक्ट को देते हो, ठीक है। तो लास्ट टाइम में हर सब्जेक्ट को आपको देखना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, संस्कृत के जो चैप्टर है वो 2 चैप्टर एक ही वीडियो हम क्लियर करने वाले, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उस हिसाब से हमको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम संस्कृत से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के 2 चैप्टर बनारस है और एक देश चंद्रशेखर देशभक्त है। दोनों चैप्टर को विद एक एक मीनिंग के साथ आपको बताएंगे और आप अच्छे से उसको क्लियर कीजिएगा, अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर टॉपर बनना है तो भाई एंड समय यही है। आपने साल भर कुछ भी पढ़ा है फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, वो मैटर नहीं करता है, एंड की पढ़ाई मैटर करती है बेटा। तो 2 महीने जी जान लगा दो अपना, ठीक है, जितना कर सकते हो उतना कर लीजिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा संस्कृत का है बनारस। अगर आप बेटा देखिए हिंदी में ऐसा है कि 70 से जो 80 मार्क्स है ना, वो आपके पूरे एज इट इज ऐसे ही है। क्योंकि क्या है कि ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है, संदर्भ पूछा जाएगा, इसकी व्याख्या पूछ जाएगी, इसका अनुवाद करिए, ठीक है। तो क्या है भाई, अगर आपको मान लीजिए यहाँ तक का एक पूरा गद्यांश दे दिया, ठीक है, तो अगर आपको इसकी अनुवाद आता है, इसका ठीक है अनुवाद आता है, तो आपका पूरा से मान लीजिए इसका अनुवाद आपने लिख दिया, तो भाई वो 3 नंबर तो आपको देगा ही ना, कहाँ काटेगा भाई वो नंबर। ये तो है नहीं कि इसमें घुमा फिरा के आपसे कुछ पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग है, लेकिन जो इसका जो क्या बोलते हैं पैटर्न है वो 4 मार्क्स का आता है। 1 नंबर आपका क्या बोलते हैं जो इसका संदर्भ पूछा जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये तो अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आपको पता हो कि भाई वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, और इसका आप अनुवाद पूरा अच्छे से करते तो 3 मतलब 1 4, 3+1 4 नंबर आपका एज इट इज पूरा आपको मिलता है। तो कहीं भी नंबर कटने का चांस ही नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि संस्कृत हो गया, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, इसमें बेटा पूरा आपके मार्क्स मिलते हैं। और ये साहित्य परिचय, जीवन परिचय, ये आपके पूरे फुल में फुल मार्क्स आपको दिला के जाते हैं। तो इनको बेटा छोड़ना नहीं। अगर आप अंतिम समय में कुछ भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़ते जाइए। 85+ लाने से नहीं रोक सकता अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। ओके, चलिए टाइम को देखते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो संस्कृत का चैप्टर है बनारस। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि बनारस क्या है, इस चैप्टर में है क्या पढ़ने के लिए। देखिए बनारस के इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। जब भी बनारस की बात आती है तो इसमें हमारा जो नेचर है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृत भाषा, जो भी संस्कृत साहित्य है, उस सबका पूरा का पूरा जो बनारस में है ना, पूरा का पूरा सार उसी में ही है। बनारस कोई भाई क्या बोलते हैं केंद्र स्थल कहा जाता है हमारी संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा हमारी देववाणी, वहाँ का नेचर, वहाँ का कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है कि बनारस है क्या, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वाराणसी हमारा चैप्टर है, इसको संस्कृत में वाराणसी बोलते हैं, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा बनारस। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है भाई यहाँ पे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी का मतलब क्या हो जाएगा बनारस, सुविख्यात का मतलब प्रसिद्ध है, प्राचीन मतलब पुरानी, नगरी माने नगरी। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी मतलब जो वाराणसी है, जो बनारस है, वो एक प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो वाराणसी है वो पुरानी प्रसिद्ध नगरी है। इया विमिल सलिल तरंगाया गड्डाया कूल स्थित है। बेटा इया का मतलब क्या हो जाएगा, यह है, या मतलब यह है, विमिल सलिल तरंगाया। अब देखिए एक वर्ड में, मुझे पता है कि भाई संस्कृत से डर क्यों लगता है अनुवाद करने से, कि भाई एक वर्ड दिख रहा है तो आपको लग रहा हो कि सिर्फ एक ही वर्ड में एक ही मीनिंग होगा। नहीं, इस एक वर्ड में 3 मीनिंग है। तो विमल का मतलब क्या हो जाएगा, पावन। विमल का मतलब क्या हो जाएगा, पावन बोल सकते हैं, निर्मल बोल सकते हैं, स्वच्छ बोल सकते हैं। तो विमल का बेटा मतलब क्या हो जाता है, पावन या फिर स्वच्छ। सलिल का मतलब हो जाता है जल, सलिल का मतलब क्या हो जाएगा, जल। तरंगाया मतलब तरंगों वाली। तो विमिल सलिल तरंगाया मतलब निर्मल या फिर स्वच्छ जल तरंगों वाली। गड्डाया का मतलब क्या हो जाएगा, गंगा। गड्डाया मतलब गंगा। कूले मतलब किनारे, स्थित मतलब स्थित है। तो इया विमिल सलिल तरंगाया
गड्या विमिल सलिल तरंगाया गड्डाया कूले स्थिता, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। तो वाराणसी सुविख्यात, वाराणसी प्रसिद्ध पुरानी नगरी है, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। ओके बेटा, एक एक लाइन का आपको अर्थ बता रहे हैं, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी किसी को डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खाली पड़ा है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, अश्य घटनाया वल्य कीर्ति पक्ति धवलाया चंद्रिका बहुरास्ते। बेटा अश्य का मतलब क्या हो जाएगा, इसके, अश्य का मतलब इसके, घटनाया मतलब घाटों की, वल्य कीर्ति मतलब घुमावदार वाली जो आकृतियां होती हैं। ओके, पक्ति मतलब पक्ति, धवलाया मतलब सफेद, चंद्रिकाया मतलब चांदनी, बहुरास्ते मतलब हो जाएगा सुशोभित। बहुरास्ते का मतलब क्या हो जाएगा, सुशोभित होते हैं, फिर शोभायमान है। तो अश्य घटनाया वल्य कीर्ति पक्ति धवलाया चंद्रिका बहुरास्ते, इसके घाटों की जो घुमावदार वाली पक्तियां हैं, किसके, बनारस की जो घाटों की घुमावदार वाली जो पक्तियां हैं वो सफेद चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती हैं या फिर अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। एकदम सिंपल सा भाई अनुवाद, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब आगे क्या है कि अगणितः पर्यटका सुदूरव्य देशव्य नित्यम अत्र आयन्ति। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा भाई। तो अगणित का मतलब क्या हो जाएगा, अनेक, अगणित मतलब हो जाएगा अनेक, पर्यटक का मतलब क्या हो जाएगा, यात्री, अगणिता मतलब अनेक, पर्यटक का मतलब यात्री। पर्यटक मतलब यात्री का मतलब क्या हो जाता है कि जो दूर देशों से मतलब अदर कंट्री से हमारे यहाँ पर लोग विजिट करने के लिए आते, देखने के लिए आते, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, वैसे अलग अलग कंट्रियों से लोग आते हैं ना हमारे विजिट करने के लिए, तो वही हमारे यात्री होते हैं। तो अनेक पर्यटक मतलब अगणिता माने अनेक, पर्यटक माने यात्री। सुदूरव्य, सुदूरव्य का मतलब अति दूर, सुदूरव्य मतलब अति दूर। देशव्य माने देशों से। नित्य मतलब नित्य प्रति या फिर नित्य फिर डेली। ओके, मतलब डेली डेली जो आते हैं वैसे। तो नित्य मतलब क्या हो जाएगा, नित्य प्रति या फिर प्रतिदिन। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, अयंती मतलब आते हैं। तो अगणिता पर्यटका सुदूरव्य देशव्य नित्यम अत्र अयंती, अनेक पर्यटक यानी अनेक यात्री अति दूर देशों से, अनेक पर्यटक अति दूर देशों से नित्य प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, अयंती माने आते हैं। तो अनेक पर्यटक अनेक यात्री अति दूर देशों से यहाँ आते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि अश्य घटनाया शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंति। अश्य मतलब इसके, अश्य मतलब बेटा क्या हो जाएगा, इसके। ठीक है, अश्य मतलब इसके, घटनाएं चाह मतलब घाटों की, इसके घाटों की, चा का अर्थ क्या हो जाता है और, जहाँ पे भी आपको संस्कृत में चा दिखाई दे बेटा उसका अर्थ क्या हो जाता है और। ठीक है, तो चा क्या लिखा है यहाँ पे कि अश्य मतलब इसके, घटनाएं चाह मतलब तो घाटों की, और चा का अर्थ क्या बताया आपको, जहाँ पर भी आपको संस्कृत में बेटा चा दिखाई दे तो मतलब और हो जाता है। तो इसके घाटों की और इसकी शोभा को, किसकी घाटों की शोभा को, बनारस की। तो इसकी घाटों की और इसकी शोभा को, विलोक्य का अर्थ क्या हो जाता है बेटा, देख करके, इमा मतलब इसकी, बहु मतलब अत्यधिक, बहु मतलब अत्यधिक या फिर बहुत, प्रशंति माने प्रशंसा करते हैं। तो अश्य घटनाएं चाया शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंति, इसके घाटों की और इसकी शोभा को देख करके जो यात्रीगण आते हैं वो इसके अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ कि अश्य घटनाएं चाह शोभा विलोक्य बहु प्रशंति, इसके घाटों की और इसकी शोभा को देख करके इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ बेटा हमारा कंप्लीट होता है। बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से दिमाग को ठंडा करके पढ़िए, घबराने की बात नहीं है। आई नो कि फर्स्ट बोर्ड है आपका, तो आपको डर लग रहा है कि कैसे बोर्ड्स में क्या हो, कुछ इतना नहीं, डरने की बात है नहीं आपको। ठीक है, बट आपको फोकस बेटा हिंदी पे करना ही होगा, क्योंकि हिंदी बेटा आपका पूरा 100 नंबर का, कोई हाँ सॉरी 10th में तो प्रैक्टिकल है 70 नंबर की होगा, लेकिन बेटा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, लेंदी बहुत ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि लिखना है भाई, इसमें कोई वो तो है नहीं कि बस इतना इतना ही अपने मन से बना के लिखना होता है, ऐसे आता है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है काफ़ी, तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है आपका। और प्रेशर नहीं डालना है भाई माइंड में, कितना कम बचे, इतना कम समय बचा है, कैसे हम क्या करें, सब कुछ हो जाएगा, बस पॉजिटिव माइंड रखिए, आपका दिमाग और आपका साथ ही सब कुछ कर सकता है। अगर आपका दिमाग रेडी है आपको टॉपर बनाने के लिए बेटा तो आप टॉपर बन सकते हैं, अगर नहीं है तो बेटा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अपना दिमाग भाई पॉजिटिव रखिए और ये सोचिए कि भाई मैं टॉपर बनकर ही रहूँगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अभी भी समय है बेटा, ये नहीं कि 2 महीने बचा आपने कुछ पढ़ाई नहीं है तो छोड़ दो कि ठीक है भाई पास हो जाए बहुत है, नहीं, 2 महीने में भाई है आपके पास, रात दिन एक कर दो, है ना, समय है आपको। आपने पूरी साल भर नहीं पढ़ाई किया है, मान लीजिए आपने 8 महीने नहीं पढ़ा, 2 महीने बेटा पूरे लगा दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपका 50% का तैयारी है बेटा,
एंड टाइम में आप पढ़ रहे हैं ना, तो 20% तो आपका बढ़ जाएगा, 70-80 तो आ ही जाएगा ना, है ना। तो बेटा देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो देखिए इतना पैराग्राफ हमारा हो गया, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। तो क्या कह रहा है कि वाराणसी शो विख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इवा विमिल तरंगाया गड्ढाया कूल स्थिता, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अश्य घटनाया वल्य कीर्ति पक्ति धवलाया चंद्रिका बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार वाली पक्तियां देख करके, किसके, बनारस की घाटों की वल्य कीर्ति मतलब घुमावदार वाली पक्तियां धवलाया चंद्रिका बहुरास्ते, सफेद चांदनी में बहुत अच्छी लगती, बहुत सुंदर प्रतीत होती है। पर्यटका सुदूरव्य देशव्य नित्यम अत्र आयंती, अति दूर देशों से अनेक पर्यटक अति दूर देशों से यहाँ आते हैं और नित्य प्रतिदिन यहाँ आते, अति दूर देशों से नित्य प्रतिदिन यहाँ यात्रीगण आते हैं। और अश्य इसके घटनाचा मतलब घाटों की, और इसकी शोभा को, विलोक के मतलब देख कर, कीमा मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत प्रशंति माने प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की और इसकी शोभा को देख करके इसके अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हुआ हमारा। ओके, अब बेटा आगे बात करते हैं कि आगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, कुछ नहीं है, एक एक वर्ड बेटा रिलेट करके पढ़िए आप, है ना। देखिए सिंपल तरीका, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो देखिए एक एक वर्ड आपको हम बता रहे हैं, आप एक बार पढ़िए, उसके बाद अपने आप से पढ़िए, पूरा 100% गारंटी है बेटा कि आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि वाराणसी मतलब क्या हो जाएगा, वाराणसी मतलब वाराणसी, प्राचीन काला देवा मतलब प्राचीन क्या होता है, पुराने समय में, प्राचीन मतलब पुराने समय में, वाराणसी मतलब बनारस, प्राचीन काल देवा मतलब प्राचीन काल से ही, गेहे का मतलब क्या हो जाता है, घर घर में, गेहे का मतलब क्या हो जाता है, घर घर में, विद्या मतलब विद्या, दिव्य का हो जाएगा अलौकिक, दिव्य का मतलब क्या हो जाएगा, अलौकिक, ज्योति मतलब ज्योतित, घोतित माने प्रकाशित है, घोतित का क्या हो जाएगा, प्रकाशित। ठीक है, तो वाराणसी प्राचीन काला देवा गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोलते, मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से, मतलब वाराणसी में पुराने समय से ही घर घर में जो विद्या की ज्योति है, मतलब विद्या का जो अलौकिक ज्योति है वो आज भी प्रकाशित है। क्या कहने का अर्थ है कि वाराणसी प्राचीन काला देवा गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोतते, वाराणसी मतलब वाराणसी में प्राचीन काल देव मतलब प्राचीन काल से भी, पुराने समय से ही, गेहे घर घर में, विद्या मतलब विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब ज्योति, घोते मतलब प्रकाशित है। तो क्या कहने का अर्थ है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, हलवा लेकिन लेंदी है, तो बेटा ठीक है अच्छे से अपना भाई तैयारी कीजिए। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है अधुनपि, तो बेटा अधुनपि का मतलब क्या हो जाता है, आज भी या फिर अब भी। अधुनपि मतलब लिख देती हूँ, ठीक है, अधुनपि मतलब हो जाएगा आज भी या फिर अब भी बोल सकते हैं, आज भी या फिर अब भी बोल सकते हैं। तो अधुनपि मतलब आज भी या फिर अब भी। अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा। सतत मतलब निरंतर, सतत मतलब निरंतर या फिर लगातार, प्रभति माने बह रही या फिर प्रभावित हो रही है। तो क्या है कि अधुनपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रभति, मतलब आज भी या फिर अब भी, कहाँ, आज भी या फिर अब भी संस्कृत वाणी की जो धारा है वो लगातार बह रही है, मतलब संस्कृत वाणी की जो धारा है वो लगातार बह रही है, फिर लगातार प्रभावित हो रही है। ज्ञाना मतलब ज्ञान, जनाना ज्ञानच्च वर्धयति, जनाना मतलब लोगों की, ज्ञानच्च मतलब और, ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ा रही है। तो क्या है कि अधुनपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रभाति, मतलब आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की जो धारा है वो लगातार बेटा प्रभावित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। चा बोला था ना कि बेटा जहाँ चा आए वहां का क्या हो जाता है, और हो जाता है। तो चा मतलब और, ज्ञान मतलब ज्ञान को, जन मतलब लोगों के ज्ञान को और बढ़ा रही है। तो आज भी जो संस्कृत वाणी की धारा है वो लगातार प्रभावित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। ठीक है, आगे क्या है कि अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाड्मस्य अध्ययन अध्यापन च इदानी निरंतर। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ। ठीक है, अत्र मतलब यहाँ, अनेक माने बहुत से, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, मूर्धन्य मतलब सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं, या फिर मूर्धन्य का मूर्धन्य भी आप लिख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य, फिर सर्वश्रेष्ठ, विद्वांस मतलब विद्वान, वैदिक वाड्मस्य का बेटा मतलब हो जाता है वैदिक साहित्य के, वैदिक वाड्मस्य मतलब साहित्य के। ठीक है, तो वैदिक वाड्मस्य मतलब वैदिक साहित्य के, अध्ययन माने अध्ययन में, अध्यापन माने अध्यापन, चा माने और, इदानी मतलब आज भी, निरंतर माने
लगे हुए, निरंतर मतलब क्या हो जाएगा, लगे हुए। तो क्या कहने का अर्थ है कि अत्र अनेक आचार्य मतलब आज भी यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन, चा मतलब और अध्यापन में इदानी मतलब आज भी निरंतर माने लगे हुए हैं। तो क्या है सिंपल सा कि अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययन अध्यापन चा इदानी निरंतरता, कि यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी निरंतर लगे हुए हैं, फिर आज भी निरंतर लीन है। ठीक है, आगे देखते क्या बोलता है कि ना केवल भारतीय, कि ना केवल सिर्फ भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका का मतलब हो जाता है बेटा विदेशी। वैदेशिका का मतलब क्या हो जाएगा, विदेशी। तो ना केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी ग्रीवान वाण्य मतलब संस्कृत। ग्रीवान वाण्य किसको बोलते हैं, संस्कृत को बोलते। संस्कृत की जो भाषा है उसको देववाणी कहा गया है। तो ग्रीवान वाण्य मतलब संस्कृत। तो बोला गया कि ना केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी ग्रीवान वाण्य संस्कृत देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र मतलब यहाँ आगच्छन्ति माने आते हैं। मतलब न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी है उसके अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क मतलब बिना पैसों के, चा मतलब और विद्या मतलब विद्या, ग्रंथि माने ग्रहण करते। मतलब अनेक जो क्या बोलते हैं कि ना केवल भारत के लोग ही बल्कि जो विदेश के लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं और ग्रीवान वाण्य का अध्ययन करते हुए कैसे निःशुल्क करते हैं। तो कैसे क्या पूरा देख लेते क्या एक बार कि ना केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी ग्रीवान वाण्य देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा अर्थ यहाँ तक का हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि अत्र मतलब बेटा यहाँ, अत्र मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इत्य मतलब ये, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब हो जाएगा तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने है। तो अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यत मतलब ये, त्रि मतलब तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने संति। तो यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। तो बनारस में कितने विश्वविद्यालय बेटा, 3 विश्वविद्यालय। क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते तो ऐसे पूछा जाएगा कि भाई संस्कृत में मतलब बनारस में कितने विश्वविद्यालय है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बनारस में 3 विश्वविद्यालय। तो अत्र मतलब यहाँ का हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इत्यत मतलब यह, त्रि मतलब 3, विश्वविद्यालय संति माने विश्वविद्यालय है। तो यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। ओके, आगे लिखा येषु, येषु माने जिनमें, येषु का मतलब क्या हो जाता है बेटा, जिनमें। नवीना मतलब नए, नवीना मतलब नए। प्राचीन चा मतलब और प्राचीन, प्राचीन चा मतलब हो जाएगा और चा लगा है तो और प्राचीन मतलब प्राचीन। ठीक है, ज्ञान विज्ञान विषय मतलब ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन मतलब अध्ययन, प्रचलित माने प्रचलित है या फिर चल रहा है। तो क्या है सिंपल सा कहने का अर्थ इसमें कि येषु मतलब जिनमें, नवीना मतलब नवीन, प्राचीन चा मतलब और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों मतलब ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो येषु नवीना प्राचीन चा ज्ञान विज्ञान विषय अध्ययन प्रचलित, कि आज भी मतलब जिनमें संस्कृत विश्वविद्यालय की बात हुई कि संस्कृत भाई बनारस में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो उन्हीं में बताइए उन्हीं विश्वविद्यालयों में आज भी मतलब जिनमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का जो अध्ययन है वो प्रचलित है। तो ये पूरा हमारा 2 पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो फिर से एक बार पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं कि पूरे पैराग्राफ में क्या बोला गया। तो वाराणसी प्राचीन काला देवा गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोते, मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। ठीक है, आधुनपि आज भी अत्र माने यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रभावित हो रही है। मतलब आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की जो धारा वो लगातार प्रभावित हो रही है। और जनाना मतलब जनाना ज्ञानंच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र मतलब यहाँ अनेक मतलब अनेक, अत्र यहाँ मतलब यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य वैदिक, अत्र मतलब यहाँ अनेक मतलब बहुत सारे, तो अत्र मतलब यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्यिक अध्ययन और अध्यापन में चाइदाय निरंतरता आज भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी, न केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र मतलब यहाँ मतलब आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, अत्र मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम ये तीनों विश्वविद्यालय हैं येषु, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो ये बेटा पूरे 2
क्या बोलते हैं 2 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट होते हैं। होपफुली सभी को भाई क्लियर हुआ होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। एक एक वर्ड आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, सब हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चंद्रशेखर देशमुख, ठीक है। तो 2 कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं कि आगे भाई क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो आगे का पैराग्राफ है हमारा एशा नगरी। आगे क्या बोल रहा है कि एशा नगरी, एशा मतलब ये है, एशा मतलब क्या हो जाता है बेटा, ये है। तो एशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाचं केंद्रस्थलम अस्ति। एशा मतलब यह है, नगरी मतलब नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, चा मतलब और, संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा, केंद्र स्थल माने केंद्र स्थल, अस्थि माने है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तो पूछा जा सकता है कि भाई भारत की जो बनारस है वो किस मतलब कहाँ का केंद्र स्थल है। तो भारत का जो क्या बोलते हैं बनारस का जो केंद्र स्थल है वो क्या है, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तो एशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाचं केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब यह नगरी संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का केंद्र स्थल है, ठीक है। इत्तेएव यहीं से, इत्तेव मतलब यहीं से, इत्तेएव का मतलब क्या हो जाएगा, यहीं से। संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य का, चा मतलब और, संस्कृत माने संस्कृत, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृत माने फैला है, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृत माने फैला है। तो क्या है कि इत्तेव मतलब यहीं से, संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य का, और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है। तो क्या हो जाएगा कि एशा नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। आगे क्या है कि इत्तेव मतलब यहीं से, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत चश आलोक के सर्वत्र प्रसृत, यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत जो प्रकाश है वो चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटे सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल सा है, किसी को भी कोई अपने माइंड में प्रेशर या फिर क्या बोलते हैं बर्डन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप शांत दिमाग से बेटा सोचते हैं ना, शांत दिमाग से आप पढ़ते हैं रिलैक्स होकर के, तो मान लीजिए अगर आपको जो सब्जेक्ट, जो मैथ होता है ना, मैथ कितना टफ सब्जेक्ट होता है, वो भी आप क्लियर कर जाते, उसमें भी 100 में से 100 मार्क्स आ जाते। फिर ये तो बेटा हिंदी है, इसमें जितना लिख सकते हो ना उतना लिखो। लिखने का मतलब ये नहीं कुछ भी लिख डालो, ये नहीं बेटा, लिखना तो पड़ेगा जो सिलेबस में ही है ना। ये नहीं कि भाई पूछा ये है, लेकिन अपने मन की भावनाएं दी कि हमारे भाई दिमाग में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो ये नहीं। लेंदी सब्जेक्ट है, सरल तो है भाई, हम भी मानते हैं सरल है, लेकिन बेटा लेंदी सब्जेक्ट बहुत है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो आगे का क्या है कि आगे देखते हैं क्या है, कहाँ हो गया तुम्हारा। हाँ, तो एशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा चाहे केंद्र स्थल अस्ति, मतलब यह नगरी संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्तेएव यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैला हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है कि मुगल युवराज, ये एक राजा का नाम है, मुगल युवराज दारा शिकोह। अत्र आगत मतलब क्या हो जाएगा, अत्र का बेटा मतलब क्या हो जाता है, यहाँ। अत्र का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ। आगत का मतलब हो जाएगा यहाँ, मतलब आकर। अत्र आगत मतलब यहाँ आकर, ठीक है। अत्र मतलब यहाँ, आगत मतलब आकर के। तो क्या लिखा है कि मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत मतलब, अत्र मतलब यहाँ, आगत मतलब आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्रन, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत, मतलब अध्ययन अकरोत मतलब किया। तो मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन अकरोत, मतलब मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। क्या किया, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तो मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। शाह तेशा, शाह मतलब वह बेटा, शाह मतलब क्या हो जाएगा, वह, ठीक है। शाह का मतलब हो जाएगा वह, तेशा मतलब उनके, तेशा मतलब उनके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इतना, तथा मतलब क्या हो जाएगा, इतना। प्रभावित मतलब प्रभावित, अवत्र माने हुआ, अवत मतलब हुआ, यत्र मतलब की, तेन मतलब उसने, यत्र मतलब की, तेन मतलब उसने, उपनिषद माने उपनिषद, अनुवाद माने अनुवाद, फारसी भाषा मतलब फारसी भाषा, करित माने करवाया। कि क्या अर्थ हो जाएगा कि शाह तेषा ज्ञानन तथा प्रभावित अभवत, कि शाह तेषा, शाह मतलब वह, तेषा मतलब उसके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इतना, प्रभावित मतलब प्रभावित, अभवत मतलब हुआ, यत्र मतलब की, तेन मतलब उसने, उपनिषद मतलब उपनिषद, अनुवाद मतलब अनुवाद, फारसी भाषा मतलब एक फारसी भाषा होती, भाषा का नाम है फारसी। जैसे हिंदी भाषा हो गई, इंग्लिश भाषा हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, वैसे एक भाषा है फारसी। तो शाह मतलब वह, तेषा मतलब उसके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इतना, प्रभावित मतलब प्रभावित, अवत्र मतलब हुआ,
यत्र मतलब कि, तेन मतलब उसने, उपनिषद मतलब उपनिषद, अनुवाद मतलब अनुवाद, फारसी भाषा मतलब फारसी भाषा, करित मतलब करवाया। कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में करवाया। किसने करवाया था? मुगल युवराज दारा शिकोह ने। तो क्या बोल रहा है कि सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभत्र यत्र तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा करित। कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फारसी भाषा उसने जो उपनिषदों का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, तो ये एक पहला ग्राफ हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो देख लेते हैं, दोबारा से रिपीटेशन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि आपको बेटा एक ही बार में क्या बोलते हैं पूरा दिमाग में छप जाए। ठीक है, सिंपल सा बात है, आपके दिमाग में छापना है। ठीक है, तो यही है कि पूरा पहले एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताएंगे, उसके बाद पूरा एकदम सीरियल वाइज से पूरा एक एक लाइन का अर्थ बता देंगे। तो बोल रहा है कि ऐशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थल, कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्ते एव संस्कृत बारमश्य संस्कृत आलोक्य सर्वोत्त प्रसिद्ध, यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन अकृत, कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर ही भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अवत्र यत्र तेन उपनिषद दाम अनुवाद फारसी भाषा कृत, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद है फारसी भाषा में करवाया। तो ये हमारा आधा चैप्टर बेटा फिनिश होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी को भी कोई समस्या परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो हिंदी को लेकर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा या नगरी विविध धर्माना संगम स्थलम। ओके, तो या मतलब ये है, या मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये है, या मतलब हो जाएगा ये है। ठीक है, या मतलब ये है, नगरी मतलब नगरी, विविध धर्माना मतलब विभिन्न धर्मों को, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में मतलब काफ़ी सारे धर्म हैं, कोई हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से, कोई मुस्लिम वर्ग से है। तो वही बोला है कि जो बनारस की जो नगरी है ना बेटा वो विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे धर्म का संगम स्थल है हमारी कौन सी, बनारस की नगरी। तो यही आप बताया गया है कि यह नगरी विविध धर्माना संगम स्थलम, मतलब यह नगरी विभिन्न धर्मों का, विभिन्न प्रकार के धर्मों का संगम स्थल है। यह नगरी विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थल है। ठीक है, महात्मा बुद्ध तीर्थाकार पाशवर्णा, देखिए इसमें कोई आपको मीनिंग बताने की जरूरत है, एज इट इज पूरा आपका नेम ही है, संस्कृत भाषा में नाम लिखा, आपको हिंदी में लिख देना है, कोई इसका अर्थ नहीं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध तीर्थाकार पाशवर्णा शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य मतलब अन्य, चा मतलब और। ठीक है, अन्य मतलब अनेक, चा मतलब और, वह मतलब बहुत से, वह मतलब क्या हो जाएगा, बहुत से। महात्मान मतलब महात्माओं ने, अत्र आगत मतलब यहाँ, आगत मतलब आकर के, शुवेयान मतलब अपने, स्व मतलब अपने स्वयं के, विचारण मतलब विचारों का, प्रसारण मतलब प्रसार किया। तो क्या है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध तीर्थाकार पाशवर्णा शंकराचार्य तुलसीदास कबीर और अन्य बहुत से, अन्य चावे मतलब और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर शिवान मतलब अपने विचारों का प्रसार किया। तो सिंपल से कहने का अर्थ क्या है कि महात्मा बुद्ध तीर्थाकार पाशवर्णा शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि ना केवल दर्शन, ना केवल दर्शन। अब यहाँ बताया गया कि जो बनारस की नगरी है वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है, किस किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो ना केवल दर्शन साहित्य धर्म में, ना केवल दर्शन और ना केवल साहित्य, ना केवल धर्म। ठीक है, ना केवल दर्शन, ना केवल साहित्य, ना केवल धर्म, अपितु बल्कि कला क्षेत्र अपि, कला क्षेत्र अपि का मतलब क्या हो जाता है, कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र अपि मतलब कला के क्षेत्र में। तो क्या लिखा है कि ना केवल दर्शन, ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी, यह मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविधाना मतलब विभिन्न, कलाना मतलब कलाओं के, शिल्पानाच मतलब और शिल्पाओं, कृत्य मतलब के लिए, लोके मतलब विश्व भर में, विश्वता मतलब प्रसिद्ध है। तो क्या है, ना केवल दर्शन, ना केवल दर्शन, ना केवल साहित्य, ना केवल धर्म अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और कृत्य मतलब के लिए और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ना केवल दर्शन के लिए, ना केवल साहित्य के लिए, ना केवल धर्म के लिए बल्कि कला के क्षेत्र के लिए और कलाओं और शिल्पों के लिए भी यह नगरी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ये हमारा इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बोला गया है कि अत्रा, अत्रता मतलब यहाँ, अत्रता मतलब यहाँ की, कोशियो शाटिका का मतलब क्या हो जाता है, रेशम की साड़ियाँ। कोशियो शाटिका का मतलब बेटा क्या हो जाता है, रेशम की
साड़ियाँ, कोशो साड़ी का मतलब रेशम की साड़ियाँ। देश देश मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह। स्प्रंते माने मांगी जाती हैं। अत्रता कोशो शाटिका देश देश सर्वत्र स्प्रंते मतलब यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो देशों देशों में मांगी जाती है, फिर देश देशों में चाही जाती हैं। स्प्रंते का मतलब बेटा आप चाही जाती हैं या फिर मांगी जाती भी हो सकता है, ठीक है, चाही जाती फिर मांगी जा सकती हैं। तो अत्रता कोश शाटिका देश देश सर्वत्र स्प्रंते मतलब यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो देश देश में मांगी जाती है, फिर देश देश में चाही जाती है, बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई आगे क्या है। अब आ गया अत्रता। अत्रता मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ की। अत्रता मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ की, ठीक है। पहले किसकी बात हुई थी, रेशम की साड़ियों की। यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो देशों देशों में सब जगह मांगी जाती हैं या फिर हर जगह चाही जाती हैं। उसके बाद अत्रता मतलब यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ। बेटा प्रस्तर का मतलब क्या हो जाता है, पत्थर। प्रस्तर मतलब क्या हो जाएगा, पत्थर। मूर्तियाँ मतलब मूर्ति, प्रतिता मतलब प्रसिद्ध है। कि अत्रता मतलब यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। अत्रता प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिता मतलब यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। यह मतलब हो जाएगा यह। निजाम मतलब अपनी, निजाम मतलब स्वयं की या फिर अपनी, ठीक है। निजाम मतलब क्या हो जाएगा, स्वयं की या फिर अपनी। तो यह मतलब हो जाएगा यह। निजाम मतलब स्वयं की या फिर अपनी। प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा मतलब पुरानी परंपरा। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुरानी। परंपरा मतलब जो रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे प्राचीन काल से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसी के बारे में बात किया गया है। कि यह मतलब यह है। निजाम मतलब हमारी, निजाम मतलब अपनी, प्राचीन मतलब पुरानी परंपराओं। इदानापि मतलब आज भी, इदानापि मतलब आज भी। परिपालित मतलब पालन कर रही है, परिपालित मतलब पालन कर रही है, ठीक है, पालन कर रही है। तो यह नगरी प्राचीन परंपरा इदानापि परिपालित, कि यह नगरी अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। यह निजा प्राचीन परंपरा इदानापि परिपालित, यह नगरी आज भी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। ओके। तथैव ज्ञाते कभी भी, इसीलिए। तथैव मतलब इसीलिए। तथैव का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। ज्ञाते मतलब गाया गया है, फिर गाया गया, हाँ भाई गाया गया है। कवि मतलब कवियों के द्वारा, कवि मतलब कवियों के द्वारा। तो जब यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो प्रसिद्ध है, यह जो है अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। तथैव मतलब इसीलिए, ज्ञाते माने गाया गया, कवि मतलब कवियों के द्वारा, इसीलिए बेटा कवियों के द्वारा गाया गया एक श्लोक है। तो बेटा अब ये हमारा आ गया है श्लोक, ठीक है। ये हमारा श्लोक है तो आपको पता होना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि संस्कृत में भी जैसे हिंदी का हमारा खंड होता है उसी प्रकार से संस्कृत में भी खंड होते हैं। मतलब जैसे हिंदी में आपका गद्यांश पद्यांश होता है, ठीक है, वैसे ही आपका संस्कृत में गद्यांश पद्यांश होता है। तो जो आप ऊपर भी पढ़ के आए हैं ना उसको हम गद्यांश बोलते हैं, और जो ये 2 या फिर 3 लाइन में होता है ना इसको हम श्लोक बोलते हैं, जो कि पद्यांश का काम करता है। तो ये हमारा बेटा पद्यांश है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि ये इस उम्मीद में मत रहिएगा कि एक ही चैप्टर से आपका गद्यांश भी आ जाएगा और एक ही चैप्टर से आपका पद्यांश भी आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन ये है कि अगर आप एक चैप्टर को क्लियर करते तो आपका पद्यांश भी क्लियर होता है और गद्यांश भी क्लियर होता है, ठीक है, दोनों क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारा श्लोक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको क्लियर करना जरूरी है। अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो क्या बोल रहा है कि मंगल मरण यत्र विभूति, यहाँ भूषण नहीं है आभूषण, ओके, प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आभूषण है। तो मंगल मरण यत्र, यत्र मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ। यत्र मतलब बेटा क्या होता है, जहाँ। यत्र मतलब हो जाएगा जहाँ। मंगल मतलब मरना, मंगल मतलब मंगलकारी हो। तो मंगल मरण यत्र मतलब जहाँ मरना मंगलकारी हो। कहाँ की बात हो रही है बेटा, बनारस में। कवियों ने कहा, कवियों ने श्लोक गाया है कि जहाँ मरना मंगलकारी हो। विभूति मतलब राग, विभूति मतलब राग, यत्र माने जहाँ। जहाँ की जो राग है वही हमारे लिए क्या हो, आभूषण के समान हो। तो कवियों ने क्या कहा है कि जहाँ मरना मंगलकारी हो और जहाँ जो राख है वो हमारे लिए आभूषण के समान हो। ओके। नेक्स्ट क्या है, कोपिन। कोपिन मतलब लंगोटी। कोपिन का मतलब बेटा क्या होता है, लंगोटी, ठीक है, शरीर में मात्र लंगोटी ही हो, ठीक है। तो कोपिन मतलब क्या हो जाएगा, लंगोटी। यत्र मतलब जहाँ, कोशो मतलब रेशमी,
ठीक है। कोशो मतलब रेशमी। तो क्या बोला गया है कि जहां मरना मंगलकारी हो और जहां जो राख है वही हमारे लिए आभूषण के समान हो, और जहां सिर्फ मात्र हमारे शरीर में लंगोटी ही है वो हमारे लिए कैसी हो, रेशमी कपड़ों के समान हो। जहां मरना मंगलकारी हो, जहां राखी हमारे लिए क्या आभूषण के समान हो, और जहां मात्र लंगोटी ही हमारे लिए क्या किसके समान हो, रेशम के वस्त्र के समान हो, उस काशी को काशी कैनो मापते, मतलब उस काशी को नहीं मापा जा सकता। उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात कहने का क्या है मतलब है कि वह काशी अतुलनीय है जहां मरना मंगलकारी हो, जहां राखी हमारे लिए क्या हो, आभूषण हो, और जहां मात्र लंगोटी हमारे लिए क्या हो, रेशमी वस्त्र हो। तो उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात उस काशी की उपमा किससे हम नहीं कर सकते, वह काशी अतुलनीय है। तो ये हमारे इस श्लोक का अर्थ हो जाता है। तो बेटा ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। किसी को भी ऊपर से लेकर नीचे तक किसी कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा चैप्टर हमारा क्लियर यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। कोई इतना वो डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया है, तो अपना अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और इसी की वीडियो और इसी आज टॉपिक में हमने बताया था आपके दूसरा चैप्टर भी हम करवाएंगे, हालांकि वो है तो 5th चैप्टर। यह चैप्टर हमारा वीडियो खत्म होता है, अब हम दूसरा चैप्टर की बात करते हैं कि दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर हमारा है देशभक्त चंद्रशेखर। पेन को क्या हो गया भाई, पेन नहीं चल रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है हमारा देशभक्त चंद्रशेखर। पंचम पार्ट मतलब 5वां पार्ट है बुक्स के हिसाब से, लेकिन हमने बनारस का डिस्कशन किया था और उसके साथ हम देशभक्त चंद्रशेखर डिस्कशन करने वाले, क्योंकि एक हार्ड और एक थोड़ा इजी चैप्टर है ना, तो सही रहेगा, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा आपके माइंड पर। तो सेकंड चैप्टर है हमारा देशभक्त चंद्रशेखर की। तो आपने चंद्रशेखर का नाम तो सुना ही होगा भाई, वो देशभक्त थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर 2 दृश्य बताए गए, ठीक है। इसमें कितने, 2 बोल देंगे, 2 पैराग्राफ। एक हो जाएगा प्रथम दृश्य, मतलब पहले दृश्य में क्या हुआ, दूसरा हो जाएगा द्वितीय दृश्य। सिर्फ 2 ही दृश्यों को, इतना बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है आपका। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि चंद्रशेखर देशभक्त के बारे में क्या कहा गया है। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम दृश्य की, प्रथम दृश्य में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, बेटा जहाँ मेरा हाथ ड्रॉ कर रहा है आप वहीं देखिए, क्योंकि थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, इशू आ रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक की बात करते हैं। यहाँ पे स्थानम लिखा हुआ, मतलब स्थान की बात बताई गई कि कहाँ पर ये दृश्य चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्थान की बात बताई गई कि यहाँ पर ये जो दृश्य है वो चल रहा है। तो प्रथम दृश्य में बताया गया स्थान, मतलब किस स्थान की बात हो रही है कि वाराणसी न्यायालय, मतलब वाराणसी के न्यायालय में। स्थान क्या है हमारा, वाराणसी न्यायालय। तो वाराणसी न्यायालय की बात हो रही है कि जो वाराणसी न्यायालय मतलब हाईकोर्ट होता है ना, तो वैसे तो वाराणसी का न्यायालय की बात हुई है कि वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश यानी कि जज, ठीक है। तो क्या है कि वाराणसी न्यायालय मतलब वाराणसी के न्यायालय में न्यायाधीश पीठे मतलब पद पर, एक मतलब एक, दुर्धर्ष का मतलब हो जाएगा उद्दंड या फिर उग्र, उद्दंड या फिर उग्र। उग्र उद्दंड का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होने वाला व्यक्ति, ठीक है। जो पहले जमाने के राज होते ना अत्यधिक क्रोधित होते थे, वैसे हो जाएगा। तो उद्दंड, दुर्धर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्धर्ष का, उद्दंड या फिर उग्र। तो क्या लिखा गया है कि वाराणसी न्यायालय मतलब वाराणसी न्याय स्थान कौन सा है, वाराणसी के न्यायालय का। तो न्यायाधीश पीठे, न्यायाधीश के पद पर एक उग्र व्यक्ति पार्षिक तिष्ठति माने बैठा है, कि न्यायाधीश के पद पर एक उग्र पार्षिक तिष्ठति माने बैठा है, ठीक है। आरक्षक का मतलब बेटा क्या हो जाता है, सिपाही। आरक्षक का मतलब क्या हो जाता है, सिपाही। चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, तो आरक्षक यानी सिपाही चंद्रशेखर। तस्य मतलब उसके, सम्मुख मतलब सामने, आयंति माने लाते हैं। तो सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते, किसके सामने लाते हैं, न्यायाधीश के पद पर जो बैठा। तो न्यायाधीश के पद पर बेटा कौन बैठा है, पार्षिक। तो कहने का सिंपल सा अर्थ क्या है कि स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीश पीठे एक दुर्धर्ष पार्षिक, यानी वाराणसी न्यायालय की बात हो रही है इस चैप्टर में। चंद्रशेखर देशभक्त जो है उसके बारे में बताएगा। तो प्रथम दृश्य में कहाँ, वाराणसी के न्यायालय में बात हो रही है, ठीक है। तो न्यायाधीश के पद पर एक उग्र व्यक्ति पार्षिक बैठा है। आरक्षक का चंद्रशेखर तस्य सम्मुख अन्यांत, मतलब चंद्रशेखर सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोग का मतलब होता है मुकदमा। अभियोग का मतलब क्या होता है, मुकदमा। प्रारंभ माने शुरू होता है या फिर प्रारंभ होता है। तो अभियोग प्रारंभ माने मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौर वर्ण 16 वर्षीय किशोरा। जो चंद्रशेखर है वो पुष्टांग मतलब
क्या हो जाएगा, पुष्ट अंगों वाला, मतलब हष्ट पुष्ट अंगों वाला, ठीक है। जैसे जिम वाले बच्चे होते हैं ना, जिम वाले बॉयज होते हैं, वैसे ही वहाँ उनकी व्याख्या की गई है कि जो चंद्रशेखर है पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्ण मतलब गोरे अंगों वाला, 16 वर्षीय मतलब 16 वर्ष का किशोरा माने किशोर है। कि जो चंद्रशेखर है वो पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग वाला, तो पुष्ट अंगों का और गोरे रंग का एक 16 वर्षीय किशोर है। तो ये पूरे स्थान की बात हो गई है कि कहाँ पर क्या बातचीत हो रही है। तो स्थान हमारा कौन सा है, वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीश के पद पर एक उग्र पारसिक बैठा हुआ है, ठीक है। चंद्रशेखर जो क्या थे, देशभक्त, तो सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं और उसके बाद मुकदमा प्रारंभ होता है। जो चंद्रशेखर वो कैसा व्यक्ति है, पुष्ट अंग और गोरे अंग वाला 16 वर्षीय व्यक्ति है। अब आगे क्या बोलता है कि आरक्षक, एक सिपाही बोलता है। आरक्षक का मतलब क्या हो जाएगा, सिपाही। तो अगर आपके एग्जाम में 7 सेट बनते हैं तो बेटा कोई सा भी सेट में अगर आपको ये आता है तो पूरा एक प्रथम दृश्य देगा या फिर दूसरा दृश्य देगा, ठीक है। तो प्रथम दृश्य में जैसे ये देगा, तो जैसे आरक्षक लिखा है आपको यहाँ पर डबल बिंदी लिखी हुई है, तो आपको इसी साइड में सिपाही लिखना है, उसके बाद यहाँ डबल बिंदी करके आगे का दृश्य लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आरक्षक इस पूरा सब एक ही साथ लिख देना, नहीं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हो वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर आरक्षक है, वहां पर सिपाही लिखना है, ठीक है। तो एक सिपाही बोलता है श्रीमान, इससे न्यायाधीश से बोलता है कि श्रीमान अयम मतलब यह अस्थिमान है चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, कि श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, की है श्रीमान ये है चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, अयम मतलब यह, राजद्रोही मतलब राजद्रोही है। तो एक सिपाही बोलता है, जब चंद्रशेखर को न्यायाधीश के सामने उस न्यायालय में लाया जाता है तो उसके बाद सभा बैठती है, तो आगे की प्रक्रिया चालू होती है। तो एक आरक्षक ने, एक सिपाही बोलता है कि श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोह, ये राजद्रोही भी है। गत दिने मतलब पिछले दिनों, गत दिने मतलब पिछले दिनों, जो दिन बीत गए हैं उसका अर्थ होता है गत दिने मतलब पिछले दिनों। अन्य मतलब इसी ने, इसी ने मतलब किसने, चंद्रशेखर ने। तो गत दिने मतलब पिछले दिनों, अन्य मतलब इसी ने। असहयोगियों मतलब असहयोगियों की, असहयोगियों मतलब असहयोगियों की। सभायाम मतलब सभा में। एकश्व मतलब एक। आरक्षक दुर्जय सिंह, आरक्षक का मतलब आपने क्या बताया था आपको, सिपाही, कि सभाएं मतलब सभा में। आरक्षक मतलब क्या हो जाएगा, सिपाही दुर्जय सिंह। मस्तक के मतलब माथे पर, मस्तक मतलब सर पर या फिर माथे पर। प्रस्तर खंड, प्रस्तर का मतलब क्या हो जाएगा, पत्थर। खंडन मतलब टुकड़ों। प्रस्तर खंडन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पत्थर के टुकड़ों, ठीक है। प्रस्तर खंडन मतलब पत्थर के टुकड़ों से। प्रहार मतलब मारा या फिर प्रहार किया। कृत्य मतलब किया, तो क्या हो जाएगा, आय राजद्रोही मतलब श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। और गति दिने अनिएव अशेग्योना सभायम एकस्य आरक्षक दुर्जय सिंह मस्तक के प्रस्तरखंड प्रहार, कि पिछले दिनों मतलब पिछले दिनों इसी ने ही, किसने, चंद्रशेखर ने, पिछले दिनों इसी ने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थरों के टुकड़ों से प्रहार किया। ये दुर्जय सिंह आहत, ये मतलब जिससे कि जो दुर्जय सिंह है, ये दुर्जय सिंह आहत मतलब क्या हुआ, घायल। आहत का मतलब क्या हो जाता है, घायल। तो जिसके वजह से जो दुर्जय सिंह है वो घायल हो गया। तो ये इसका पूरा हो गया कि पहले स्थान का मतलब वाराणसी न्यायालय की बात हो रही है। तो न्यायाधीश पीठे एक दुर्दय पार्षद तिष्ठति, न्यायाधीश के पद पर एक पार्षिक बैठा। आरक्षक चंद्रशेखर तस्य सम्मुख अयंती, आरक्षक ने सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर एक जो कैसा है, पुष्टांग गोरंग वाला 16 वर्षीय किशोर है और मुकदमा प्रारंभ होता है, ठीक है। ये चंद्रशेखर के बारे में बात बताइए। उसके बाद आरक्षक सिपाही बोलता है कि श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही, और पिछले दिनों इसी ने ही असहयोगियों की सभा में एक आरक्षक, एक सिपाही, किसको, दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थरों के टुकड़ों से प्रहार किया। उसके बाद जिसके कारण जो दुर्जय सिंह है, जो सिपाही दुर्जय सिंह है, वो घायल हो गया। आहत का मतलब क्या हो जाएगा, घायल हो गया। बेटा पेन नहीं चल रहा है इस वजह से, ठीक है। बाकी सब आपको क्लियर हम बता रहे हैं। उसके बाद न्यायाधीश बोलता है, पहले आरक्षक पर सिपाही बोलो, उसके बाद न्यायाधीश बोलता है कि तम बालक विस्मय विलोकन, तम मतलब उस, तम मतलब उस, बालक मतलब चंद्रशेखर के बारे में बात करी गई है। तम मतलब उस, बालक मतलब चंद्रशेखर, विस्मय माने आश्चर्यचकित होकर। विस्मय का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आश्चर्यचकित होकर। तो ता बालक विस्मय विलोकन मतलब आश्चर्यचकित होकर देखते हुए, उस बालक को आश्चर्यचकित देखते हुए। रे बालक तुम की नाम, उससे पूछता है कि अरे बालक तेरा नाम क्या है। क्या, जो न्यायाधीश है वो चंद्रशेखर से क्या आश्चर्यचकित देखते हुए चंद्रशेखर को पूछता है कि अरे बालक तेरा नाम क्या है। तो बेटा चंद्रशेखर क्या जवाब देते हैं, चंद्रशेखर अब बोलते हैं कि चंद्रशेखर क्या जवाब देते हैं कि आजाद। क्या बोलते हैं कि मेरा नाम आजाद है। स्त्री भूमि का मतलब क्या होता है, दृढ़ रूप से या फिर स्थिर रूप से, मतलब वो खड़े हुए हैं उस सभा में,
तो दृढ़ बोल सकते हैं या फिर स्थिर बोल सकते हैं। तो जब न्यायाधीश उसकी तरफ मतलब आश्चर्यचकित होकर देखते हुए कहते हैं कि रे बालक तेरा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर बोलते हैं स्थिर रूप से फिर दृढ़ होकर कि आजाद, मतलब मेरा नाम आजाद है। फिर न्यायाधीश बोलते हैं तो पितु की नाम, तो मतलब तेरे पितु मतलब पिता की मतलब क्या नाम, मतलब नाम है। उसके बाद न्यायाधीश बोलते हैं कि तेरे पिता का नाम क्या है। जब चंद्रशेखर अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम आजाद है, उसके बाद न्यायाधीश दोबारा क्वेश्चन करता है कि तो पितु के नाम कि तेरे पिता का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर बोलते हैं स्वतंत्र। चंद्रशेखर क्या बोलते हैं कि स्वतंत्र, स्वतंत्र मेरे पिता का नाम है। उसके बाद न्यायाधीश फिर क्वेश्चन करते हैं कि तो कुत्र निवासी, तू कहाँ का निवासी है, तो कुत्र निवासी मतलब तू कहाँ का निवासी है। उसके बाद तो गृह कुत्रासी मतलब तेरा घर कहाँ पर है। तो न्यायाधीश क्या पूछते हैं कि तू कहाँ का रहने वाला है और तेरा घर कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर क्या बेटा उत्तर देता है कि कारागार। कारागार का मतलब क्या होता है, जेल। कारागार का मतलब क्या हो जाता है, जेल। एवं माने ही मम मतलब मेरा, और गृह मतलब गृह है, यानी कारागार ही मेरा गृह है। जब न्यायाधीश पूछता है कि कहाँ का रहने वाला है, कहाँ तेरा घर है, तो न्यायाधीश ये पूछने के बाद जब चंद्रशेखर क्या उत्तर देता है कि कारागार ही मेरा घर है, मतलब जेल खाना ही मेरा घर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे क्या बोलता है, आगे न्यायाधीश बोलते हैं कि स्वगतम। स्वगतम का बेटा मन क्या होता है, अपने मन में। जैसे कुछ बातें होती है कि हम अपने मन में ही कर लेते, किसी को नहीं बोलते हैं, तो मतलब स्वयं से ही बातें करना है ना। स्वगतम मतलब क्या हो जाएगा, स्वगतम मतलब अपने मन से, अपने स्वयं के मन से, खुद से ही बातें करना। तो न्यायाधीश अपने मन में ही, कीदृश मतलब कैसा, कीदृश का मतलब क्या हो जाएगा, कैसा या फिर कितना। प्रमत्त मतलब हो जाएगा मतवाला, मतलब पागल या फिर क्रेजी बॉय बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ बॉयज हो जाते हैं भाई पागल, ठीक है, किसी और अदर रीजन की वजह से, आप समझ रहे होंगे। तो बेटा प्रमत्र मतलब जो न्यायाधीश है वो अपने मन में ही सोचते हुए कहते हैं कि कीदृश मतलब कितना या फिर कैसा। प्रमत्र मतलब मतवाला या फिर पागल है। स्वतंत्राते मतलब स्वतंत्रता के अयम मतलब यह है कि यह युवक अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है, कितना पागल है। न्यायाधीश अपने मन में सोच रहा है कि ये जो युवक है, ये जो सिपाही चंद्रशेखर है, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना पागल है। प्रकाशम का मतलब क्या हो जाएगा, प्रकट रूप से। प्रकाशम का मतलब क्या हो जाएगा, प्रकट रूप से। अतीव दुष्ट। दुष्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं ना, मतलब अपने मन में सोच रहा है कि ये मतलब अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है, कितना पागल है। उसको प्रकाशम मतलब प्रकट रूप से अतीव दुष्ट उद्दंड चार नवयुवक, कि यह युवक अत्यधिक उद्दंड और दुष्ट व्यक्ति है तो नहीं वो चंद्रशेखर भाई, है नहीं। जैसे किसी के बारे में हमें कुछ बुरा, मतलब वो व्यक्ति बुरा नहीं है, फिर भी हमको लगता है तो हम अपने मन में ही सोचते नहीं कि हाँ भाई ये व्यक्ति कितना बुरा है, कितना अच्छा है। तो वही है कि जो न्यायाधीश है उसको देखते हुए सारे क्वेश्चन करने के बाद वह अपने मन में ही कहता है कि दृश्य प्रमत स्वतंत्र अयम, कि यह व्यक्ति कितना मतवाला है अपनी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। प्रकाशम मतलब प्रकट रूप से, अतीव दुष्ट उद्दंडचा नवयुवक, अहम एवं पश्चात काशाक बढ़ते दंड्यामी, और वह इतना दुष्ट, यह व्यक्ति, यह युवक अत्यधिक दुष्ट और उद्दंड है। उसके बाद अहम, अहम का मतलब क्या हो जाएगा, मैं। न्यायाधीश कहता है अहम मतलब मैं, इम मतलब इसको। पंचदश का मतलब क्या हो जाता है बेटा, 15। पंचदश का मतलब क्या हो जाता है बेटा, 15। कशाघात का मतलब होता है कोड़े मारना। कशा का मतलब क्या होता है, कोड़े। घातन का मतलब मारना या फिर प्रहार करना। तो कशा मतलब क्या होता है, कोड़े या फिर जो चाबुक होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कशा। तो क्या बोलते हैं कि अहम मतलब मैं, इम मतलब इसको, पंचदश मतलब 5, कशाघात दंड्याय मतलब 15 कोड़े मारने की, 15 कोड़े लगाने की सजा देता हूँ। पहले के जो बेटा न्यायालय होते थे, वहां पर जो राजा लोग होते थे, वो ऐसी सजा देते थे कि इनको कोड़े मारना पड़ेगा, तो है ना, यही तो बोला गया है कि मैं इसको 15 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। तो जैसे चंद्रशेखर सुनता है तो बेटा चंद्रशेखर क्या बोलते हैं कि नस्ती चिंता। नस्ती मतलब नहीं है, चिंता मतलब चिंता, कि मुझे चिंता नहीं है भाई, आप 15 मारो, 20 मारो, 30 मारो, चाहे 1000 मारो। भाई देशभक्त चंद्रशेखर है, कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। जब न्यायाधीश बोलता है कि अहम इम पंचदश कशाघात दंड्यामी, कि मैं इसको 15 कोड़े मारने की सजा देता हूँ, तो चंद्रशेखर बोलते हैं कि चिंता नहीं है उसके। तो ये हमारा पूरा दृश्य खत्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रथम दृश्य था। प्रथम दृश्य में आपको होपली समझ आया होगा क्या बोला है क्या नहीं बोला है। एक बार आपको पूरा अच्छे से क्लियर समझा देते हैं दोबारा से। तो वाराणसी न्यायालय स्थान कहाँ का है, वाराणसी न्यायालय का। वाराणसी के न्यायालय की बात हो रही है। तो न्यायाधीश पीठे एक दुर्दैव पारसिक तिष्ठति, न्यायाधीश के पद पर एक उग्र व्यक्ति पारसिक बैठा है। आरक्षक चंद्रशेखर तस्य सम्मुख अयंती, सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते, उसके सामने लाते। अभियोग प्रारंभते मतलब मुकदमा प्रारंभ होता है, फिर मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोरा। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का एक 16 वर्षीय किशोर है।
ठीक है। उसके बाद एक आरक्षक बोलता है, मतलब एक सिपाही बोलता है कि हे श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, हे श्रीमान यह चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही, ये राजद्रोही भी है। गत दिने अन्य ऐशेयोना सभायाम एकस्व आरक्षक दुर्जय सिंह मस्तके प्रस्तर खंडन प्रहार कृत। पिछले दिनों इसी ने ही ऐशेयों की सभा में एक आरक्षक ने, एक सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थरों के टुकड़ों से प्रहार किया। ये दुर्जय सिंह जिसके कारण, फिर जिसके वजह से जो दुर्जय सिंह है वो घायल हो गया। उसके बाद जो न्यायाधीश है वो क्या बोलते हैं कि तम बालक विस्मयन ब्लोक के, उस बालक को आश्चर्यचकित देखते हुए, किसको, चंद्रशेखर को आश्चर्यचकित देखते हुए बोलते हैं कि रे बालक तो की नाम, कि अरे बालक तेरा नाम क्या है। चंद्रशेखर बोलता है कि आजाद। चंद्रशेखर क्या बोलता है कि आजाद, स्थिर मतलब दृढ़ होकर या फिर स्थिर होकर बोलता है कि आजाद। फिर न्यायाधीश पूछता है कि तुम पितु की नाम, तेरे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर बोलता है स्वतंत्र, कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश क्या बोलता है कि तो कित्र निवासी तुम, और तो वो गृह कुत्राशति, मतलब तेरा घर कहाँ पर और तू कहाँ का निवासी है। न्यायाधीश क्या बोलता है कि तू कहाँ का निवासी है और तेरा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर बोलता है कि कारागार एवं मम गृह, एवं मतलब ही, मम मतलब मेरा, गृह मतलब गृह है, मतलब जेल खाना ही मेरा घर है, मतलब जेल ही मेरा घर है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं जो न्यायाधीश है वो अपने मन में, स्वगतम मतलब अपने मन में, कीदृश मतलब कितना प्रमत्त मतलब मतवाला स्वतंत्र एम, कि यह अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना पागल, कितना मतवाला है। प्रकाशम प्रकट रूप से अत्यधिक दुष्ट उद्दंड नवयुवक, की यह व्यक्ति प्रकट रूप से अत्यधिक दुष्ट, अत्यधिक उग्र और उद्दंड नवयुवक है। अहम मतलब मैं, इम मतलब इसको, पंचदश मतलब 15, कशाघातन मतलब 15 कोड़े मारने की दंडयाय मतलब सजा देता हूँ। चंद्रशेखर बोलता है नस्ती चिंता, मुझे भाई चिंता नहीं है, 15 मारो, 20 मारो, 1000 मारो, नो टेंशन, ठीक है। तो ये पूरा दृश्य हमारा खत्म होता है। अब आता है हमारा सेकंड दृश्य। दो दृश्य है, तो द्वितीय दृश्य में क्या बोला गया है कि अब इस यहाँ पर जो चंद्रशेखर है उसको भाई जेल वेल ले जाएंगे, ठीक है, उनको जेल में ले जाएंगे, फिर वहां से जेल से वो छूटेंगे, तो जो देशवासी हैं वो उनकी पैर वैर छूते हैं। तो दूसरे दृश्य में यही बात किया गया है। तो द्वितीय दृश्य में क्या बोलता है कि तत् का मतलब क्या होता है, उसके बाद या फिर उसके पश्चात। दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है, दिखाई पड़ते या फिर दिखाई देते हैं। भवत का मतलब होता है दोनों। कौपिनो मात्र अवशेष का मतलब बेटा क्या हो जाता है कि मात्र लंगोटी हो सिर्फ शरीर में, क्या हो, सिर्फ लंगोटी मात्र हो शरीर में। तो कौपिन अवशेष का मतलब क्या हो जाता है कि मात्र लंगोटी धारण किए हुए। फलकेन का मतलब क्या हो जाता है, हथकड़ी। फलकेन का मतलब क्या हो जाता है, हथकड़ी। जो जेलर लोग होते हैं वो हथकड़ी पहनाते हैं, हाथों में देखा होगा आपने मूवी वगैरह में। तो फलकेन का मतलब बेटा हो जाएगा हथकड़ी। दृढ़ मतलब दृढ़ता पूर्वक से, बद्ध मतलब बंधे हुए, चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर। उसके पश्चात मात्र शरीर में लंगोटी धारण किए हुए। किसके पश्चात, जब प्रथम दृश्य खत्म होता है तो द्वितीय दृश्य की बात हो रही है कि उसके पश्चात लंगोटी मात्र धारण किए हुए, हथकड़ियों से दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए चंद्रशेखर। फलकेन मतलब हथकड़ी से, दृढ़ मतलब दृढ़ता पूर्वक, वध मतलब बंधे हुए चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर। कशा हस्तिन मतलब बेटा क्या हो जाता है, कशा का मतलब क्या हो जाता है, कोड़े को हाथ में थामे हुए। हस्तिन मतलब थामे हुए, कशा मतलब कोड़े को। तो बेटा कशा हस्त मतलब क्या हो जाएगा, कोड़े को हाथ में थामे हुए। चांडला, चांडालिन मतलब चांडाल। अनुगम्यान मतलब अनुगमन करते हुए। कारावास अधिकारी मतलब जो जेलर होता है, मतलब जो जेलर अधिकारी होता है। कारावास अधिकारी का मतलब क्या हो जाएगा, जेलर अधिकारी। तो काशा हस्त मतलब कोड़े को हाथ में थामे हुए चांडाल, अनुगमन करता हुआ जेल अधिकारी का नाम क्या है, गंड सिंह। जेल अधिकारी का नाम बेटा क्या है, गंड सिंह। चा मतलब और गंड सिंह, दृष्टिगोचर बहुत मतलब दोनों दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब पीछे से इसका अर्थ होगा कि तत् दृष्टिगोचर भवत कौपिन अवशेष मतलब मात्र लंगोटी मात्र धारण किए हुए और हथकड़ी से दृढ़ता पूर्वक चंद्रशेखर को बांधे हुए, हाथों में कोड़े को थामे हुए चांडाल, अनुगमन करता हुआ जेल अधिकारी और गंड सिंह दोनों दिखाई देते हैं। मतलब उसके पश्चात जो हमारे चंद्रशेखर हैं मात्र लंगोटी धारण किए हुए और हथकड़ियों से दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए, चांडाल का अनुगमन करते हुए, हाथों में कोड़ा थामे हुए, चांडाल का अनुगमन करते हुए, जो जेल अनुगमन करते हुए, और जो जेलर है हमारे मतलब जो कारावास अधिकारी, जेल अधिकारी, वो गंड सिंह दोनों दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जेल अधिकारी हमारा गंड सिंह, गंड सिंह का मतलब क्या है कि जो जेलर अधिकारी उसका नाम है गंड सिंह। तो वो बोलते हैं चांडाल से कि चांडाल प्रति, मतलब गंड सिंह चांडाल से बोलते हैं कि चांडाल से, कि दुर्मुख, कि हे दुर्मुख, मम मतलब मेरे, आदेश शमकाला में मतलब मेरे आदेश देते ही। शमकाल देव का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी समकाल कहेंगे, आदेश शमकाला में मतलब मेरे आदेश देते ही। कशाघात मतलब कोड़ों का प्रहार करते हुए माने करो, कि
जो गंड सिंह है, जो जेलर अधिकारी है, वो गंड सिंह बोलता है कि चांडाल से कि हे दुर्मुख, मम मतलब मेरे आदेश देते ही कोड़े का प्रहार करो। उसके बाद चंद्रशेखर से फिर क्या बोलते चंद्रशेखर की रे दुर्विनीत, कि रे दुर्विन या फिर रे उद्दंड युवक, रे उद्दंड युवक, लवश का मतलब क्या हो जाएगा प्राप्त करना, इदानी मतलब अपनी, लवश का मतलब बेटा क्या हो जाएगा प्राप्त करना, और इदानी मतलब अपनी, स्वाविन वयस्क का मतलब क्या हो जाएगा उद्दंडता को, फलम मतलब फल का। तो बोलता है कि रे दुर्विनीत युवक की रे उद्दंड युवक, लवश्च इदानी स्वाविन फलम की, अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। गंड सिंह क्या पहले तो वो दुर्मुख से बोलता है कि रे दुर्मुख मेरे आदेश देते ही तुम कोड़े का प्रहार करना, मतलब कोड़े लगाना शुरू कर देना। फिर चंद्रशेखर से बोलते हैं कि रे दुर्विन युवक की रे उद्दंड व्यक्ति, रे उग्र व्यक्ति, तुम अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोह मतलब राजद्रोह करो। दुर्मुख क्या बोलते हैं, गंड सिंह क्या बोलते हैं कि हे दुर्मुख, कशाघात एक, मतलब कशाघात का मतलब क्या बताया था कोड़े का प्रहार, तो कशाघात एक मतलब एक कोड़े का प्रहार करो, फिर एक कोड़ा लगाओ। तो दुर्मुख क्या करता है, दुर्मुख चंद्रशेखर कश्य ताड़ती, कि दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े मारता है। वो क्या बोलता है गंड सिंह कि रे दुर्मुख कशाघात एक कोड़े का प्रहार करो। उसके बाद जो दुर्मुख है वो एक कोड़े का प्रहार करता है चंद्रशेखर पर, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर क्या बोलता है, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, क्या बोलता है भारत माता की जय हो। फिर गंड सिंह क्या बोलता है कि रे दुर्मुख, गंड सिंह क्या बोलता है दुर्मुख, द्वितीय कशाघात, दूसरे कोड़े का भी प्रहार करो, मतलब दूसरा कोड़ा भी लगाओ। जब जो चंद्रशेखर है वो पहले कोड़े की मार को सहता है, उसके बाद वो क्या बोलता है भारत माता की जय हो। उसके बाद जो गंड सिंह है वो क्या बोलता है कि रे दुर्मुख द्वितीय कशाघात, दूसरे कोड़े का प्रहार भी करो। तो दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख दोबारा से चंद्रशेखर को कोड़े मारता है, ठीक है। दुर्मुख पुनः ताड़यति मतलब चंद्रशेखर दोबारा से कोड़े मारता है। ताड़ित चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयतु इति बालती, कि चंद्रशेखर मतलब पिटते हुए चंद्रशेखर, कोड़े का प्रहार को सहते हुए जो चंद्रशेखर है वो बार बार क्या बोलता है कांग्या, पुनः पुनः मतलब बार बार भारत माता की जयती, मतलब ये मतलब कहता है कि चंद्रशेखर पिटते हुए भी बार बार भारत माता की जय हो यही कहता है, ठीक है। एवं शाह पंचदश कोश करती, मतलब एवं सा मतलब कि वह, एवं मतलब इसी प्रकार, कि वह इसी प्रकार 5 मतलब 15 कोड़ों से पीटा जाता है, मतलब 15 कोड़ों का प्रहार उस पर किया जाता है। तो क्या लिखा गया है, एवं शाह पंचम दश कसाघातेन ताड़ित, कि वह 15 कोड़ों से प्रहारित किया जाता है। यदा चंद्रशेखर कशाघात मुक्त, उसके बाद यदा मतलब जब, चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर, कारागार मतलब जेल से, मुक्त मतलब मुक्त होना, मतलब बाहर निकलना, ठीक है। वही मतलब बाहर आगच्छन्ति माने आते हैं कि जब उसको 15 कोड़े मार दिए जाते हैं, उसकी सजा मिली थी 15 कोड़े मारने की। तो जो गंड सिंह है वो क्या बोल, दोबारा से इस लाइन का अर्थ देख लीजिए। गंड सिंह बोलता है कि रे दुर्मुख द्वितीय कशाघात, दूसरे कोड़े का प्रहार करो। तो दुर्मुख पुनः ताड़ित, दुर्मुख दोबारा से कोड़े मारना प्रहार, मतलब स्टार्ट करते दोबारा से कोड़े मारना प्रारंभ करता है। ताड़ित चंद्रशेखर प्रहार मतलब पिटते हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार भारत माता की जय हो इति बात यह कहता है। एवं मतलब इसी प्रकार, सा मतलब इसी प्रकार 15 कोड़े उस पर प्रहारित किए जाते हैं। यदा मतलब जब, चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर, कारागार मतलब जेल से, मुक्त मतलब मुक्त होकर, वही माने बाहर, आगच्छन्ति माने आता है कि यदा चंद्रशेखर कारागारत मुक्त वही आगच्छन्ति, कि जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आता है, तदेव तभी, कारागार से मुक्त होकर के बाहर आता है, तदेव तब, शाम सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, ताम मतलब उसका उसको, परित मतलब चार ओर से, वैशंति माने घेर लेते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब चंद्रशेखर कारागार मतलब जेल से मुक्त होकर के बाहर आता है, तभी जो सभी लोग हैं वो है ता मतलब उसको, मतलब चंद्रशेखर को, परित मतलब चार ओर से, वैशंति माने घेर लेते हैं। वह मतलब बहुत से, बालका मतलब बालक, तस्य मतलब उसके, पादियों माने पैरों पर, पतंति माने गिरते हैं या फिर उसके पैरों को छूते हैं। तो क्या है कि जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आता है, तभी जो सभी लोग हैं वो उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और जो बालक हैं उसके पैरों पर गिर जाते हैं। ता मालावि अभिनंदति चा, और उसकी मालाओं से अभिनंदन करते हैं। किसका, चंद्रशेखर का मालाओं से अभिनंदन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर चंद्रशेखर बोलता है कि किमद, किमद मतलब क्या, क्रियते माने कर रहे, भवति माने आप लोग, किमद मतलब क्या, क्रियते माने कर रहे, भवति माने आप लोग, कि आप लोग यह क्या कर रहे हो। वह मतलब हम, सर्वे माने सभी, भारत माता माने भारत माता के, अन्य भक्त माने अन्य भक्त हैं, कि वह मतलब हम, सर्वे माने सभी, भारत माता के अन्य भक्त हैं। तस्य मतलब उसके, शत्रु मतलब दुश्मनों, कृत्य मतलब के लिए, इमे मतलब हमारी,
रक्त बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रक्त की बूंदे। अग्नि फुल्ड मतलब आग की चिंगारियों के समान भविष्यवाणी होगी। कि किमदे क्रियते भवद्भिः मतलब कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, चंद्रशेखर बोलता है। तो जो जनता होती है वो क्या बोलती है कि वह सर्वे भारत मातु अन्य भक्त, कि हम लोग भी भारत माता के अन्य भक्त हैं। तस्य शत्रुना कृत्य मदीय इमे रक्त बिंदु अग्निफुल्लिता भविष्यन्ति, कि उसके शत्रु को मतलब चंद्रशेखर के जो शत्रु हैं उनके शत्रुओं के लिए हमारे जो रक्त की बूंदे हैं वो आग की चिंगारियों के समान होगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है कि जय तो भारतम, भारत माता की जय हो। उसके बाद सभी लोग क्या बोलते हैं कि भारत माता की जय हो। इति उच्च कथनम मतलब इति मतलब इतने मतलब यह ऊंचे स्वर में कहते हुए, ऊंची ध्वनि में कहते हुए भारत माता की जय हो। सर्वे गसंती सभी लोग चले जाते हैं। तो क्या कहा है कि जब जो बच्चे हैं उनके पैरों को छूने लगते हैं और जनता है वो चारों ओर सबको घेर लेती है, तो बोलते हैं चंद्रशेखर कि यह आप लोग क्या कर रहे हो। तो जो जनता होती है वो क्या बोलती है कि हम सब भी भारत माता के अन्य भक्त हैं और उसके शत्रुओं के लिए हमारे जो रक्त की बूंदे हैं वो आग की चिंगारियों के समान होगी भविष्य में, मतलब उसके आग के समान होगी। तो भारत माता की जय हो यह ऊंचे स्वर में कहते हुए सभी लोग चल देते हैं अपने अपने काम की तरफ। ठीक है, तो ये है कि भारत माता की जय हो यह ऊंचे स्वर में कहते हुए सभी लोग चल देते हैं। तो बेटा ये पूरा द्वितीय सर्ग हमारा समाप्त होता है और पहला सर्ग भी हमारा समाप्त होता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर को खत्म कर लिया है। होपफुली सभी को क्लियर हुआ होगा। किसी को डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार और वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा आपको, उसके बाद से आसानी से दोनों चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी इतना इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना आपको लग रहा होगा, सिंपल सा था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि टॉपर बेटा आप में से किसी एक को ही बनना है। अगर आप सोचेंगे कि आपको बनना है तो बेटा आप भी बन सकते हैं अभी से अपनी तैयारी को शुरू करके, है ना, शुरू करके। तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 2 पार्ट को एक साथ कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी कम बचेगा और अगर आप मतलब जोड़ के सारा पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 2 चैप्टर्स को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर क्या बोलती है हिंदी क्लास की, डरने की नहीं है बात क्योंकि ज्योति दीदी का है साथ। तो चलिए तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।